हाँ, तो हेलो 8th क्लास के बच्चों, ये आपके सिविक्स का बुक है। बुक का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। उसका अध्याय 5 है, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है हास्याकरण की समझ। पहले हम जानेंगे हास्याकरण क्या होता है। इंग्लिश में इसे मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन या हास्याकरण क्या है, पहले हम उसको जानेंगे। और ये भी हम जानेंगे कि समाज में सामाजिक रूप से कौन कौन लोग हैं जो हास्यकरण पर हैं, मार्जिनलाइजेशन पर कौन कौन से लोग हैं, हम इसको समझेंगे। चैप्टर का नाम हुआ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन इंग्लिश में। ठीक है, तो मार्जिनलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन इंग्लिश में नाम हुआ। आइए समझते हैं हास्याकरण क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। हास्याकरण लोगों के उस समूह को कहते हैं जो समाज के मुख्य धारा तथा देश के आर्थिक गतिविधि से जुड़े नहीं होते हैं, उन्हें हम हास्याकरण कहते हैं। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? तो मार्जिनलाइजेशन आर ग्रुप ऑफ दोज पीपल who are not connected with social activity and economic activity of the country. Those people are called marginalization. You can say that all the tribal people are marginalization. जितने भी आदिवासी लोग हैं वो सब के सब हास्याकरण पर हैं। वो जंगल में रहते हैं, उनका आज भी जीवन जंगल से ही चलता है, पहले भी चलता था, अभी भी वो शहर में एंट्री तक नहीं लेते। अगर उनका कोई खाल या कुछ जंगल से बनी वस्तुएं भी होती हैं तो वो लेकर आते हैं और शहर के बिल्कुल आउटस्कर्ट पर आते हैं। वो दे कम एट द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी एंड दे सोल्ड देयर goods and buy according some object according to their requirement, and then they return to their forest. वो शहर में आते हैं, शहर के बाउंड्री तक, वहाँ पर वो अपनी चीज़ें बेचकर, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर और फिर वो वापस अपने जंगल में चले जाते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी और आप समझ लेना कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, हास्याकरण क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर में सोमा और हेलेन नाम के दो बच्चे हैं। वो अपने घर में बैठकर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के परेड को टेलीविज़न पर देख रहे हैं और जब आदिवासियों का डांस झांकी आया तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि आदिवासी डांस जो था वो उनको देखकर बहुत खुश हुए सोमा और हेलेन। सोमा और हेलेन ने अपने दादाजी बगल में बैठे थे पूछा, दादाजी ये आदिवासी ये कौन होते हैं? तो दादाजी ने कहानी बताना शुरू किया। देखो, हम लोग भी आदिवासी ही थे और मैं एक जंगल में रहा करता था। दादाजी ने उन्हें कहानी बताना शुरू किया। जंगल में हमारा गांव भी था और हम अपने गांव में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन हमारे गांव में अफसर आया, सरकारी अफसर, और उन्होंने कहा ये गांव खाली कर दो, ये जंगल खाली कर दो, क्योंकि इसे सरकार ने ले लिया है और सरकार अपने काम के लिए यहाँ पर इस ज़मीन को प्रयोग करेंगे। पता चला कि हमारी ज़मीन को सरकार ने ठेकेदार के हाथ में दे दिया है। ठेकेदार अब वहाँ के ज़मीन का प्रयोग करेंगे, जंगल इत्यादि लकड़ियाँ सब सरकार की होंगी। शायद उस ज़मीन के नीचे कोई अयस्क है, कच्चा माल है, माइनिंग करेंगे, ये सब वजह से। लेकिन हम अपना गांव छोड़ना नहीं चाहते थे और ना ही अपना गांव छोड़कर कहीं जाना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने मना कर दिया, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और ऐसे में हम लोग नहीं गए वहाँ से। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारे ऊपर विपत्ति टूट पड़ी।
हम चौक चौराहे पर जाते थे तो ठेकेदार के लठियाल लोग रहते थे और वो हमें बहुत बुरी तरह मारते थे। काफ़ी गुंडे लोग रहते थे। अंत में विवश होकर के हमें अपना ज़मीन बेचना पड़ा। ज़मीन बेचने पर हमें सिर्फ एक मुट्ठी पैसा मिला, ज़्यादा रकम भी नहीं मिला। कहाँ जाए ये भी नहीं बताया गया कि तुम कहाँ जाओगे। ज़मीन बेच दी हमने अपने पुरखों की, थोड़े से पैसे हुए, लेकर हम शहर आ गए। लेकिन शहर में भी तो आप जानते ही हो, मैं उड़ीसा से आया था। सोमा और हेलेन के दादू जो थे, दादाजी, वो उड़ीसा के जंगलों में रहते थे और उड़ीसा से ये लोग यहाँ दिल्ली आ गए। दिल्ली में जब आए तो इनको तो कोई काम आता नहीं था। आदिवासी लोग थे, ये तो कुछ जानते ही नहीं थे। अतः इन्होंने यहाँ पर में अगर रहने की कोशिश की तो इनके पास पैसे नहीं था कि ये अच्छे घर में घर किराए पर लेते। ये क्या कर सकते थे, इसलिए इनको झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ा। बहुत गंदगी, टाइम टाइम पर खाली बीमारी लग जाती थी गंदगी के कारण। और दादाजी ने सोमा हेलेन को बताया कि मुझे पहरेदारी का नौकरी मिला रात को, और तुम्हारी दादी को 2-3 घरों में चौका बर्तन मांजने का काम मिल गया। इस तरीके से हम लोग अब शहर में जीना स्टार्ट किए और धीरे धीरे तरक्की किए। और आज तुम मेरे पोते पोती हो और आज हम अब दिल्ली के वासी ही बनकर रह गए हैं। अब हमारा कोई गांव नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये आदिवासी दिल्ली आए, समाज के मुख्य धारा और आर्थिक गतिविधि से ये जुड़ गए। उससे पहले ये आर्थिक गतिविधि से जुड़े हुए नहीं थे, इसीलिए भारत के अर्थव्यवस्था का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा था। अब आते हैं कि ये आदिवासी कौन लोग हैं। तो हमने अभी आपको बता दिया, आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग हैं। अभी भी हमारे देश में 600 से ज़्यादा जातियां हैं आदिवासी के, जिसमें आपको कुछ नाम शायद 9th क्लास की अगर लेक्चर सुना होगा तो याद होगा। गोंड, हरवा, भतरा, तो रायका, धंगर, उसके बाद यूपी में बंजारा, ये सब प्रकार के आदिवासी लोग हैं। ये जंगल में एक जगह इकट्ठा भी रहते हैं और ये घूम घूम कर भी रहते हैं। आदिवासी लोग ज़्यादातर झूम की खेती करते हैं। झूम की खेती मतलब किसी जगह पहुंचा, वहाँ खेती किया और फिर वहाँ से 7 या 13 साल के लिए वहाँ से फिर चले गए, फिर वापस आए और वहाँ पर खेती किया, तो तब तक खेतों में उपजाऊ शक्ति आ जाती थी। तो इन्हें खाद या उर्वरक ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग झूम की खेती करेंगे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां आदिवासी अब अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। सम प्लेसेस आर इन आवर कंट्री where tribal people connect to the main activity of our economy and they are now also modern. For example, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, इस सब का नाम तो सुना होगा। कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई में बहुत बड़ी बड़ी स्टील कंपनी है, केमिकल कंपनी है। और जानते हो ये सारी जगह जो थी वो अभी एडवांस सिटी है, एडवांस शहर है, लेकिन ये कभी जंगल ही हुआ करता था और उसमें आदिवासी ही थे। लेकिन खास बात ये थी कि यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी कंपनी लगाई, उन कंपनी के मालिकों ने सबसे बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने कहा कि हम यहीं के आदिवासी को लेंगे। टिस्को में भी टाटा जी जो थे, उनके अंग्रेज दोस्त ने कहा कि अगर तुम आदिवासी लोगों को लोगे तो इंजीनियरिंग कैसे करेंगे, स्टील इंजीनियर का काम है। कहा कोई बात नहीं, हम इन्हीं आदिवासी को सिखा देंगे, लेकिन हम इन्हीं को रखेंगे नौकरी पर, क्योंकि इनका अगर हम ज़मीन छीनेंगे, सब कुछ लेंगे, तो ये जाएंगे कहाँ। बाद में ये लोग विद्रोही और नक्सली बन जाएंगे, हमसे लड़ाई करेंगे।
तभी तो दुनिया में लोग टाटा को इतना प्यार करते हैं, टाटा कंपनी को भी। टाटा कंपनी की चीज़ें देखते ही आप लोग देखोगे कि तुरंत आप खरीदने को तैयार हो जाते हो, आपके माता पिता तुरंत इसको खरीदने को तैयार हो जाते हैं। टाटा है, टाटा है तो विश्वास है। क्यों? क्योंकि टाटा ने कभी भी किसी भी जगह पर फैक्ट्री कंपनी लगाई तो सबसे पहले वहाँ अनपढ़ लोग हो या मूर्ख लोग हो, उनको प्राथमिकता दी और उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो लोगों का हक बनता है। और देख लो, वो आदिवासी आज जमशेदपुर जैसे एडवांस शहर में रहते हैं, उनके बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, क्योंकि आदिवासी को ही नौकरी पे रखा गया। अब आते हैं आदिवासी और प्रचलित छवियां। आदिवासी के बारे में हमारे अंदर कौन सी प्रचलित छवियां हैं? पहले से ही रटी रटाई है, आदिवासी होगा तो झिंगा लाला कर रहा होगा, हू हल्ला कर रहा होगा, आदिवासी नंगे पुंगे डांस कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन नहीं, हमारी ये जो छवि दी गई है वो सच नहीं है। इनकी अपनी परंपरा होती है। आप आदिवासी में जाके देखो, मिट्टी का ही घर होगा लेकिन कितना साफ सुथरा होगा। मिट्टी के घर पर विभिन्न तरह की ये चित्रकारी करते हैं। इनके घर का मुख्य गेट आसपास साफ रहते हैं। बस इनकी ज़रूरतें बहुत कम हैं। ज़रूरतें कम हैं तो वो जंगल से सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है और ये दुखी नहीं रहते। शहर के लोग खूब कमाते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे आपके घर में अनाज पर कितना खर्चा होता है और बायली खर्चा यानी कि ऊपरी खर्चा कितना होता है वो देख लेना। तो ऊपरी खर्चा हमारा इतना ज़्यादा बढ़ गया, मोबाइल, गाड़ी, कार, बंगला, डेंटिंग, पेंटिंग, इंटरनेट, इस सब में है। लेकिन उनको ये नहीं चाहिए आदिवासी लोगों को, उनको तो बस खाना चाहिए, भोजन चाहिए, दवाइयाँ, सब कुछ जंगल से ही प्राप्त हो जाता है। आदिवासी और विकास, क्या आदिवासी विकास किए हैं? बिल्कुल जी। लोहे, तांबे, सोने, चांदी, अयस्क, कोयला, हीरा, इन सब की परख होते हैं आदिवासी को। आपको पता होगा टीपू सुल्तान को एक तलवार मिला था और वो वुड स्टील से बनाया गया था। वुड स्टील वो एक बीच जंगल में रहने वाले आदिवासी ने बनाया था और वो तब बनाया था जब स्टील एक एलॉय है, मिश्र धातु है, और उस एलॉय मिश्र धातु की तब तक खोज भी नहीं हुई थी, इंजीनियर भी नहीं जानते थे। उस टाइम ये आदिवासी जानते थे उस स्टील को बनाना। और ये बात जमशेद जी टाटा जी समझते थे कि आदिवासी के पास इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट नहीं है ना, लेकिन इनके पास दिमाग बहुत होता है। तो आदिवासी को शायद मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया शुरू में, लेकिन अब वो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनके एरिया में जाके स्कूल बनवा रहे हैं। इनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। इनको फ्री अनाज भी दिया जाता है ताकि ये बच्चे स्कूल भेजे, बच्चे को काम पे ना भेज दें, ताकि ये समाज के मुख्य धारा से जुड़े। ध्यान रखना, जब तक एक भी व्यक्ति गरीब रहेगा तब तक भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता। और हमारे देश में आदिवासी भी आता है तो आदिवासी भी एक गरीबी है और उनकी गरीबी दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, ये और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये बात तय है कि अगर जंगल में कोई माइन मिलता है, खनिज मिलता है, तो सरकार तो उसका यूज़ करेंगे ना, क्योंकि देश की तरक्की करना है। तो सरकार को चाहिए कि अगर आप आदिवासी से उनका जंगल, खेत, ज़मीन लोगे, क्योंकि उस ज़मीन के नीचे कुछ कच्चा माल अयस्क है, आयरन ओर है या कॉपर ओर है, तो खाली कराओ, लेकिन उन्हें कहीं बसा भी तो दो। उनके लिए एक जगह गांव बना दो, स्कूल बना दो, गांव के सड़कों को शहर के सड़क से जोड़ दो और उनको नौकरियां दे दो, हो गया, वो लोग भी खुश। आपके अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा से भी जुड़ गया, समाज के मुख्य धारा से भी जुड़ गया और सरकार का भी काम हो गया। जब सरकार ऐसा नहीं करते हैं ना, तब समस्या बढ़ जाती है और तब पैदा होते हैं नक्सली। आपने सुना होगा सुकमा में, झारखंड के कुछ एरिया में, महाराष्ट्र के कुछ एरिया में नक्सली उग्रवादी होते हैं। ये नक्सली उग्रवादी वही लोग हैं जिनकी ज़मीनें तो ले ली गई, लेकिन सरकार ने उनके लिए सुविधा मुहैया नहीं कराया।
वो अलग बात है कि इन नक्सलियों का अब ज़्यादा खतरनाक हो जाना ये साबित करता है कि इस नक्सली को चीन इत्यादि देशों के साथ इसको मदद मिल रहा है, इसलिए। नहीं तो नक्सली तो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वो नक्सली ज़मीनी लड़ाई लड़ते लड़ते वो कब देशद्रोही हो गए, और उसमें विदेशी ताकत का हाथ है। और आए दिन हमारी सेना, हमारी सीआरपीएफ या बीएसएफ की लड़ाई जो है इनसे, नक्सली से होती रहती है। कभी हमारी सेना उनके 50-100 मार देते हैं, कभी हमारी सेना के 100-100, 200-200 जवान को ये एक दिन में ही मार देते हैं। तो ये नक्सली पैदा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार जब भी आदिवासी का ज़मीन ले तो उनको सारी सुविधा दे दे, उसके बाद ये लोग नक्सली नहीं बनेंगे। अब आइए, अल्पसंख्यक और हास्याकरण क्या होता है। देखो, हास्याकरण तो मैंने बता दिया आपको कि समाज के वो लोग हैं जो समाज के मुख्य धारा और अर्थव्यवस्था से जुड़े नहीं हैं। अब आते हैं अल्पसंख्यक क्या होता है। अल्पसंख्यक लोगों के उस समूह को कहते हैं जो कम संख्या में होते हैं, जैसे हमारे देश में यहूदी, पारसी, जरथुस्ट्री, जैन, इस सब को कह सकते हो। जैनिज्म यानी कि जैन धर्म को मानने वाले, बौद्ध, इन सब को हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं। लेकिन इन अल्पसंख्यक को हम हास्याकरण नहीं कह सकते, क्योंकि अल्पसंख्यक भी हैं लेकिन समाज के बीच में हैं और अर्थव्यवस्था के वो बीच में हैं, शहर के बीच में हैं, गांव के बीच में हैं। ये हास्याकरण में सिर्फ वो लोग आएंगे जो न शहर से जुड़े हैं, न समाज से जुड़े हैं, न अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। वो लोग आएंगे किसमें? हास्याकरण में। अब प्रश्न उठता है कि अगर कोई हमारे देश में संख्या में कम है, यानी कि पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन, अगर ये लोग कहे कि हम भी हास्याकरण में हैं, कोई बात नहीं, हम इन्हें मान भी सकते हैं हास्याकरण में, अगर इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हो तो। लेकिन नहीं, इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अब हम देखते हैं, लेकिन ये लोगों को भी सरकार कहते हैं कि अल्पसंख्यक लोगों को भी हास्याकरण में ही रखेंगे, और अगर रख दिया अल्पसंख्यक को भी हास्याकरण में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही हुआ। लेकिन अल्पसंख्यक कम संख्या में है, वो जंगल में नहीं है, तो इनको हास्याकरण में नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हास्याकरण में रखा तो इसमें समस्या क्या? कोई बात नहीं जी, आप अल्पसंख्यक हो और हास्याकरण में हो तो ठीक है। लेकिन मैंने तो देखा है अल्पसंख्यक में जैन है, बुद्धिज्म है, यहूदी है, लेकिन ये तो बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, इनके तो खाली अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और हैं ये बहुत कम संख्या में, तो इनको हास्याकरण में तो नहीं रखना चाहिए। फिर भी अब आते हैं हम अल्पसंख्यक और हास्याकरण में एक और जाति है हमारे देश में, मुसलमान। हमारे देश में मुसलमान लगभग 30% है, और टोटल जनसंख्या का ये 35 करोड़ है हमारे देश में। अब आप बताइए कि जो 35 करोड़ है, क्या उसको अल्पसंख्यक में होना चाहिए? क्या हम कह सकते हैं कि उनकी संख्या कम है? पाकिस्तान एक देश है और वहाँ 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, भारत में 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो वो अल्पसंख्यक में कैसे हो गए? लेकिन संविधान में हमारे मुसलमान को अल्पसंख्यक में रखा गया है, संविधान की किताब में। अब संविधान बनाने के टाइम ये गलती क्यों की गई, ये आज के जनरेशन पीढ़ी को समझ में नहीं आता, और यही वजह है कि आज के जनरेशन और पीढ़ी में सरकार के प्रति गुस्सा है और संविधान के प्रति असंतुष्टता है। आज की पीढ़ी कहते हैं नहीं चाहिए हमें ऐसा संविधान जहां पर हिंदू के लिए कानून अलग है, मुसलमान के लिए कानून अलग है, मुस्लिम 35 करोड़ होते हुए वो अल्पसंख्यक में हैं। ऐसा संविधान लेकर हम क्या करेंगे? अल्पसंख्यक में है तो अल्पसंख्यक के लिए जितनी भी सरकारी भलाई की नीति निकलती है वो सारी नीति इन्हीं की तरफ जाएंगे। तो मुसलमान जब इतने % हैं हमारे देश में, तो निश्चित तौर से ये आपको 2011 की जनगणना है, और आपकी बुक में लिखा है 2011 के जनगणना के अनुसार
14.2% मुसलमान हैं हमारे देश में। तो अगर 14.2% हमारे देश में मुसलमान हैं तो उसके हिसाब से ये हो गए 18 करोड़। लेकिन आज तो 2024 है, अब तो 18 करोड़ ही नहीं होंगे ये। और मुसलमान की जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि मुसलमान में कोई भी नसबंदी कराते ही नहीं है, वो परिवार नियोजन नहीं कराते हैं। किसी भी मुसलमान के यहाँ चले जाओ, 8, 10, 12 बच्चे से कम होते नहीं हैं, और बहुत गरीबी में भी ये लोग रहते हैं। तो इनकी जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और अब इनकी जनसंख्या 30 से 35 करोड़ के लगभग हो चुकी है। अब इस आंकड़े के बाद अगर हम कहते हैं कि नहीं फिर भी मुसलमान हास्यकरण पे है, तो ये बड़ा ही बेईमानी होगा, ये सही नहीं होगा। ये जो बहुसंख्यक हैं हमारे देश में, हिंदू बहुसंख्यक के लिए ये असंतुष्टता वाली बात हो जाएगी कि 30 से 35 करोड़ लोगों को, मुसलमान को आप अल्पसंख्यक नहीं कह सकते। ये बहुत ज़्यादा हो गए, इतने में तो 3 देश बन जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि मुसलमान में तरक्की भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये ना घेटों की ज़िंदगी जीते हैं। क्वेश्चन आपको इसमें आएगा, घेटोआइजेशन से क्या समझते हो? तो लिखना, एक ही जगह पर काफ़ी घनी आबादी और गरीबी में जीना घेटोआइजेशन कहलाता है। और मुस्लिम सब देखोगे, एक ही जगह पर में बहुत ही ज़्यादा सघन आबादी होती है। एक ही परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से ये बहुत ही निम्नतर स्तर की ज़िंदगी जीते हैं। इस निम्नतर स्तर की ज़िंदगी जीने को ही घेटोआइजेशन कहते हैं। ये घेटो शब्द कहाँ से आया? तो हिटलर से आया। हिटलर ने अपने जर्मनी से सारे यहूदियों को निकाल कर और घेटो नामक जगह पे भेज दिया था, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो वही घेटो जो है आजकल के लोग, और यहूदी उस घेटो में एक नरक की ज़िंदगी जीते थे। तो वही जहाँ भी नरक की ज़िंदगी पूरी दुनिया में होती है, उन जगह को अब घेटो कहा जाता है। डेफिनेटली अगर आप भी नरक की ज़िंदगी जीने लगोगे तो मैं आपको क्या बोलूँगा, अरे तू तो घेटो की ज़िंदगी जी रहा है, निकल घेटो की ज़िंदगी से, नरक की ज़िंदगी से बाहर निकल, ज़िंदगी एडवांस तरीके से जियो, मॉडर्न तरीके से जियो। याद रखना, हमें ज़िंदगी जीने के लिए दाल रोटी सब्जी भात चावल यही चाहिए हमें। बाद बाकी आप अगर अपनी ऊल जुलूल की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, उसमें कर्जा हो जाता है, तो आपको घेटों की ज़िंदगी मिलेगी ही मिलेगी। तो आइए अब हम इस चैप्टर के अंत पड़ाव पर आ गए हैं। जितना कुछ पढ़े उसमें का निष्कर्ष क्या निकलता है? देखो, निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भी लोग हाशियाकरण पर हैं, उनके हितों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी भलाई होना चाहिए, उनके साथ इज्जत से पेश आनी चाहिए। सरकार की नीति होनी चाहिए जिस नीति से इन हाशियाकरण के लोगों को समाज के मुख्य धारा और आर्थिक गतिविधि से इन्हें जोड़ा जाए। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन अल्पसंख्यक लोगों को भी अगर हाशियाकरण पर रखकर उनके भलाई का काम किया जा रहा है, ये भी बेटर है, ये भी अच्छा है। लेकिन जो लोग अल्पसंख्यक में नहीं हैं, उन लोगों को संविधान से अल्पसंख्यक से बाहर भी उन्हें कर देना चाहिए, सरकार को चाहिए। ध्यान रखना, हमने हाशियाकरण, अल्पसंख्यक जितनी भी बातें पढ़ी है, इन सारी बातों में अगर कहीं ठीक होने की गुंजाइश है, यानी कि हाशियाकरण, आदिवासी और अल्पसंख्यक को अगर भला करने का कोई भी काम हो सकता है, तो वो काम हम आप नहीं कर सकते। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ही ऐसा कर सकती है। इसके अलावा इनका भला कोई नहीं कर सकता, ये समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। तो आइए, अब आप लोगों के पास यहाँ क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, ये तो करना ही है। लेकिन
बीज से पहले आप निकाल लो अल्पसंख्यक क्या होता है, घेटोआइजेशन क्या होता है, अर्थव्यवस्था की गतिविधि क्या होता है, समाज की मुख्य धारा क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग बीच से भी निकाल लेना, ठीक है। और विस्थापित लोग कौन होते हैं, सोमा और हेलेन को जो उसके दादाजी ने कहानी बताया उस पर भी आप लोग गौर फरमाना, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन आंसर सारे कर लेना। अब ऑनलाइन बच्चों के लिए ये आपके 8th क्लास का चैप्टर नंबर कौन सा था, 5 था, सिविक्स का, है ना। हिस्ट्री का बुक तो ये नहीं था, सिविक्स का था। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप हमें कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, आनंद रहें। धन्यवाद।